बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, ये उन तमाम सवालों का जवाबात हैं जो कि आपने मुझसे फ़ेसबुक पे पूछे थे कि टोयोटा यारिस के बारे में, कि टोयोटा यारिस के बारे में हमने रिव्यूज़ तो बहुत देखे हैं, लेकिन सही बात बताएं कि गाड़ी किस तरीके से है ताकि हम इसको लेने के अंदर हमारी आसानी हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, भाइयों लोगों, मैंने तो गाड़ी को देख लिया है कालाम के अंदर। मैं अभी गया हुआ था कालाम, मतलब इस सख्त बर्फ़बारी के अंदर, और वो रास्ते भी काफ़ी सख्त और अजीब से हैं। उसके अंदर कालाम के अंदर मेन बाज़ार के अंदर मैंने टोयोटा यारिस को यहाँ पे स्पॉट किया। और इसका मतलब है कि गाड़ी अगर कालाम तक चली गई है, इसका मतलब गाड़ी जो है बिल्कुल ठीक ठाक ड्यूरेबल है। वीडियो के अंदर थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा कि गाड़ी भाई कालाम तक पहुंची कैसे, गाड़ी की थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशंस और रिव्यू के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके अगर आप जो है फाइनल डिसीजन ले रहे हैं टोयोटा यारिस को परचेज़ करने के लिए। उससे पहले वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक तो कर दो यार, मैं आप लोगों के लिए कलाम से वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो लाइक तो ज़रूर बनता है। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी करना उन लोगों को जो कि इंटरेस्टेड हैं टोयोटा यारिस को ख़रीदने में। सब्सक्राइब करें टेक के यूट्यूब चैनल को, और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, टोयोटा यारिस के बारे में तो मैं पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, और आप लोग ऑलरेडी जो है इंटरनेट के ऊपर रिव्यूज़ भी गाड़ी के देख चुके होंगे। अभी तक आपको जो है अगर कंफ्यूज हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं और आपको पता नहीं है गाड़ी कैसी है, इससे पहली वीडियोज़ में आपने बता चुका हूँ कि यारिस को मैंने 2 बार ही चलाया है, और 1.3 वेरियंट ही चलाया है इसका, GLI वाला मैनुअल वेरिएंट। मैंने इसका CVT वेरिएंट ट्राई अभी तक नहीं किया। जो मैनुअल वेरिएंट के अंदर मुझे गाड़ी लग रही थी, उसका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा लो है, अंडर पावर मुझे गाड़ी लग रही थी। इस मरतबा जो है गाड़ी सब कॉम्पैक्ट के सेगमेंट के अंदर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अंडर पावर मुझे लगी थी। मेरे साथ 5 बंदे बैठे हुए थे, और गाड़ी जो है मुझे उस तरीके से थ्रस्ट और वो फील नहीं आ रही थी, जो कि मतलब अगर इसको कंपेयर किया जाए सिटी के साथ, या फिर अगर इसको कंपेयर किया जाए करोला के साथ, तो मुझे थोड़ी बहुत अंडर पावर लगी थी इस कॉम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर भी। जबकि जो करोला है उसका साइज़ इससे बड़ा है, तो साइज़ बड़े होने के लिहाज से जो इंजन टू बॉडी रेशो है वो करोला का इससे ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन फिर भी मुझे ये अंडर पावर लगी थी मेरे अपने रिव्यू के मुताबिक, अपने ओपिनियन के मुताबिक। लेकिन जब इसी गाड़ी को मैंने जो है ये CVT वर्जन था जो कि मैंने देखा है कालाम के अंदर मौजूद थी। नई गाड़ी थी, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल न्यू कार। और कालाम का तो आप लोगों को पता है कि रोड जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म के हैं, उसमें स्टीप्स भी हैं, और मतलब अगर गाड़ी वहाँ तक पहुँच सकती है इस स्नो के अंदर, इस मतलब स्लिप रोड्स के अंदर, और इतने ज़्यादा लोगों के साथ अगर ये गाड़ी कालाम पहुंच सकती है, तो उसका मतलब है कि गाड़ी वाकई ड्यूरेबल है। 1.3 वाला जो मैनुअल वेरिएंट था वो मुझे अंडर पावर लगा था, लेकिन ये 1.3 जो ये CVT वाला वेरिएंट है, इसके अंदर ऑब्वियसली पावर होगी कि इतने स्लिपरी रोड और इतनी लोड के बावजूद जो है ऐसे रोड्स के ऊपर गाड़ी कालाम तक पहुँच गई। वैसे कालाम का मौसम तो बहुत इंतहाई ज़्यादा ठंडा था, और बंदा वहाँ पर जो है फ्रीज़ हो जाता है लिटरली। दिसंबर और जनवरी तो बिल्कुल जाने के नहीं होते। हमने तो वैसे ही एक एडवेंचर टाइप का वो लड़कों का ट्रिप था, तो हम तो चले गए, लेकिन ये 2 मौसम जो हैं बिल्कुल जाने के नहीं है, फ्रीज़ हो जाओगे। इवन वहाँ पर गाड़ी भी फ्रीज़ हो जाती है, गाड़ी का पानी भी फ्रीज़ हो जाता है। तो कालाम अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। दुनिया आई हुई थी, काफ़ी लोग थे, लेकिन एडवाइस यही है कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है और सर्दी, इतनी एक्सट्रीम सर्दी नहीं खाना चाहते, और साथ ही साथ सेफली जाना और वापस आना चाहते हैं, तो कम से कम दिसंबर और जनवरी में कभी भी कालाम तो मत जाना यार। बात करते हैं अब यहाँ पे देखें यारिस के, अब 1 करोड़ से ऊपर वेरिएंट्स हैं, ठीक है। 1.3 जो इसकी GLI मैनुअल ट्रांसमिशन है, फिर CVT है, फिर ATIF मैनुअल है, फिर ATIF जो है वो CVT है, और ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। 25-15 से जो है प्राइस स्टार्ट हो जाती है, और 28-35 तक प्राइस जाती है। ये एक्स फैक्ट्री प्राइस है, और अगर फाइलर है तो 50,000 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ेगा। नॉन फाइलर हैं तो 1 लाख रुपए का आपको जो है यहाँ पर चूना लगेगा। तो 25 वाली अगर गाड़ी ले रहे हैं तो वो आपको मिला के जो है वो 26 की हो ही जाती है। तो अगर आप 26 लाख के अंदर ये सेगमेंट ले रहे हैं 1.3 मैनुअल या ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स भी यहाँ पे देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि फीचर जो है गाड़ी के बिल्कुल फजूल ही हैं। 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, आप लोगों को पता है 1300 सीसी का सेगमेंट है। वो सीक्वेंशियल मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन है, SFI इसको कहा जाता है। और जो यहाँ पर इसकी बात की जाए, 16 वोल्व का डुअल VVTi इंजन है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ABS और EBD तो आप लोगों को वैसे ही पता ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग सिस्टम भी है। एक जो गाड़ी के अंदर वो कमाल की बात वो ये है कि वो हिल स्टार्टिंग असिस्ट सिस्टम भी है। तो यहाँ पर भी आप वीडियो के ऊपर देख सकते होंगे
कि अगर हिल स्टार्टिंग सपोर्ट सिस्टम गाड़ी के अंदर ना हो तो गाड़ी जो है हिल्स के ऊपर इस तरह परफॉर्म करती है, और जबकि ये सिस्टम हो तो गाड़ी जो है बिल्कुल अपनी लेन में रहती है। इसके अलावा व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल भी है इसके तमाम वेरिएंट्स में। चाहे सस्ते से सस्ता वेरिएंट ले लो या चाहे सबसे महंगा से महंगा वेरिएंट ले लो, ये दोनों चीज़ें हिल स्टार्टिंग असिस्ट सिस्टम और साथ ही साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है। इमोलाइजर की भी तमाम वेरिएंट्स के अंदर है। सीट बेल्ट भी जो है वो आपको तमाम के अंदर मिलेंगी। एयर बैग जो है ड्राइवर एंड पैसेंजर का मिलेगा, साथ ही साथ जो है ABS एंड EBD भी वो आपको तमाम वेरिएंट्स के अंदर मिलेगी। तो मतलब गाड़ी के अंदर फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि गाड़ी आसानी से जो है वो हिल को क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये दोनों नए सिस्टम गाड़ी के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। गाड़ी का ओनर और ड्राइवर, गाड़ी के ओनर जो थे काफ़ी ज़्यादा बहादुर थे और वो इस मौसम के अंदर भी इतने ज़्यादा लोगों को लेके अपनी नई यारिस के अंदर कलाम आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है गाड़ी के अंदर, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। जो मैनुअल वाला वेरिएंट था वो मेरे अपने रिव्यू के मुताबिक वो थोड़ा अंडर पावर था, लेकिन ये CVT वेरिएंट जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये बिल्कुल ठीक ठाक पावर चल रही थी। ये तमाम जवाब देना चाह रहा हूँ वो उन लोगों को जिन्होंने मुझे फेसबुक के ऊपर जो भरा हुआ था। यार भाई लोग, अगर आप लोगों को टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलता तो उसके लिए मैं थोड़ी सी माजरत भी चाहता हूँ। इसलिए मैंने कलेक्टिवली ये वीडियो बना दी ताकि आप लोगों को, तमाम लोगों को जवाब मिल सके। गाड़ी के अंदर ये फीचर्स हैं और गाड़ी जो है यहाँ तक आई है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी के अंदर ऐसा कोई इशू वगैरह नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट के अंदर अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इस सेगमेंट के अंदर, कॉम्पैक्ट सेगमेंट के अंदर और गाड़ियाँ भी अब आ चुकी हैं और सेगमेंट्स भी आ चुके हैं, नई कंपनीज भी आ चुकी हैं। तो सिर्फ हमारे पास अब टोयोटा और जो है होंडा वाला ऑप्शन नहीं रहेगी, अब काफ़ी ज़्यादा फीचर्स वाली और गाड़ियाँ भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के लिए जो है एक नई गाड़ी का रिव्यू भी लेकर आऊँगा। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि ये सारे फीचर्स जानने के बाद और गाड़ी को इस लेवल पर देखने के बाद भी क्या आप यारिस के ऊपर भरोसा करोगे? लोगों के अंदर टोयोटा का भरोसा तो वैसे भी पहले से मौजूद है, रिलायबिलिटी है, लेकिन अब कंपटीशन आ गया, अब आपके पास चॉइसेस भी हैं। तो क्या आप यारिस की तरफ जाओगे, हाँ या नहीं, या किसी और मैन्युफैक्चरर को आप इस मरतबा चांस दोगे? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।